आपसे वादे के मुताबिक सबसे पहले उन 10 क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे जिनका मैंने आपसे वादा किया था और जिनको पढ़ाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ने को मिला होगा और आपने सॉल्व भी किया होगा। अब हमने देखा है कुछ लोगों ने छोटी मोटी त्रुटि कर दी है, आज हम उनको बताने का प्रयास करेंगे कि इन 10 क्वेश्चन का सही आंसर क्या है और आप उनको मिला लीजिएगा तथा नियमित रूप से जो ये कार्यक्रम चल रहा है उन सारे लोगों के द्वारा दिए गए आंसर को संग्रहित किया जाएगा तथा अंत में उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। और आप लोग जब भी कार्यक्रम देखा कीजिए तो इसे लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब किया कीजिए, जिससे कि नियमित रूप से ये जो वीडियो डाला जा रहा है ये क्रम से आपको मिलता रहे और आप इसका पूरा लाभ लेते रहें तथा अपने परिचितों को, जो शुभचिंतक आपके हैं, जो मित्र हैं, जो चाहते हैं जिनका भला हो, उन सभी लोगों को बताते रहिए, उनको शेयर करते रहिए। आइए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग अपने दिमाग में मैप को रख करके चलिएगा। सूर्य भूमध्य रेखा पर कब रहता है? तो वो बताया गया था कि साल में 2 बार 2 समय ऐसा आता है जब भूमध्य रेखा पर सूर्य स्थित होता है, एक 21 मार्च और दूसरा है 23 सितंबर। जो तीसरा आंसर है वह इसका आंसर सही माना जाएगा। तो ये 2 समय भूमध्य रेखा पर सूर्य रहता है। दूसरा, याम्योत्तर रेखा, जिसका दूसरा नाम देशांतर रेखा है, इस रेखा को खींचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इस रेखा को खींचने वाला प्रथम व्यक्ति हेरोडोटस था। इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, 1 डिग्री समानांतर। समानांतर मतलब होता है अक्षांश रेखा को आप समानांतर रेखा भी कह सकते हैं। 1 डिग्री समानांतर कितने किलोमीटर का होता है? तो 1 डिग्री समानांतर बराबर 111.32 किलोमीटर का होता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार। जब हम ग्लोब बनाते हैं, इस ग्लोब में देखते हैं ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा जो 23.5 अंश से जाती है। इन दोनों के जो बीच का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है 27, 23.5 अंश भूमध्य रेखा से ऊपर और 0 से 23.5 अंश नीचे, तो 23 दूना 46 और 1 47। तो ये आंसर इसका सही माना जाएगा। सूर्य का प्रभाव किस समय सबसे अधिक उत्तरी गोलार्ध में रहता है? सूर्य का सबसे अधिक प्रभाव 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच सूर्य का सबसे अधिक प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है, क्योंकि यही समय सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है, जिसका परिणाम ये होता है कि सूर्य की लंबवत किरणें, सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध पर पड़ती हैं और उत्तरी गोलार्ध में अत्यधिक गर्मी और गर्मी के परिणाम स्वरूप वर्षा का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहा जाता है? अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को प्रक्षेप कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, 180 अंश अंतरराष्ट्रीय तिथि का निर्धारण कब हुआ था? 180 अंश अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एकमात्र ऐसी रेखा है जो प्रशांत महासागर के देखने को मिलेगी और यह रेखा तिरछी रेखा है। पूरे ग्लोब में चाहे अक्षांशीय रेखा देखिए चाहे देशांतरी रेखा देखिए, सारी रेखाएं सीधी हैं। सिर्फ यही एकमात्र ऐसी रेखा है जो तिरछी है और इसके तिरछा करने का कारण ये था समय का निर्धारण। जब प्रशांत महासागर में ये रेखा खींची जा रही थी तो देखा गया कुछ द्वीपीय देश
क्योंकि आप ये जान लीजिए कि सबसे अधिक द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। लगभग 20,000 द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इन द्वीपों में से कुछ द्वीप ऐसे थे जिनके बीच से ये रेखा गुजर रही थी, तो उस द्वीप में आधे दिन का डेट कुछ होता और आधे दिन का डेट अगला डेट होता। तो एक ही देश में दो डेट संभव नहीं थे, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को इन देशों की स्थिति को ठीक करने के लिए तिरछा किया गया, क्योंकि इसका किसी बड़े देश से गुजरना नहीं था। इस नाते इसका कोई बहुत महत्वपूर्ण महत्व नहीं है। यह रेखा बेरिंग जलडमरू मध्य से गुजरते हुए भी दिखाई देगी। जो रेखा है 180 अंश की, यह जो बेरिंग जलडमरू मध्य है उसमें यह रेखा गुजरती हुई दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, हमबोल्ट जिन्हें आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है का संबंध किस देश से है? हमबोल्ट का संबंध जर्मनी से है। जर्मनी यूरोप का वह देश है जो आधुनिक काल में भूगोल में बहुत सा काम किया था। प्राचीन काल में हम दक्षिणी यूरोप के यूनान को पाते हैं, मध्यकाल में अरब के लोगों को पाते हैं, तथा आधुनिक काल में पश्चिमी यूरोप के खास करके जर्मनी को पाते हैं, जहाँ के लोगों ने भूगोल की व्याख्या में तथा भूगोल के उलझे प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो उनमें से एक व्यक्ति थे जिन्होंने यह कार्य किया था। अब हम पढ़ेंगे उपसौर होता है। यह वह समय होता है जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है, और यह समय होता है 3 जनवरी का। 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है, इस नाते इसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। यह आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन्हें सॉल्व करा दिया गया। आप मिलान कर लीजिएगा कि किस प्रश्न के जवाब देने में आपने गलती की थी। अगले पार्ट में फिर जबकि 10 क्वेश्चन समाप्त हो गए वादे के अनुसार, अब हम अपने नए टॉपिक पे आ रहे हैं, वो है महाद्वीप। क्योंकि अब हम भूगोल के क्रम में जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई और उनका विकास क्रम क्या है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाद्वीप। ये जो क्रम लिखा हुआ है, ये क्रम उनके क्षेत्रफल के हिसाब से लिखा हुआ है। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है। इस महाद्वीप में वर्तमान में 52 देश आते हैं। दूसरा महाद्वीप अफ्रीका, इस महाद्वीप में 54 देश आते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है जिसमें 29 देश आते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है जिसमें 15 देश आते हैं। अंटार्कटिका जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 5वें नंबर पर आता है, वह एक देश का महाद्वीप कहा जाता है। उसमें और एक से अधिक कोई देश नहीं है, उसको अपने आप में देश भी कहा जाता है और महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, उनकी संख्या 1 है। यूरोप, इसमें 51 देश हैं। ओशियानिया जिसमें 15 देश आते हैं। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस महाद्वीप की खास बात क्या है कि इस महाद्वीप के सारे देश द्वीपीय देश के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, अब हम थोड़ा पीछे आते हैं। हम ये देखेंगे कि आज से 4.6 अरब वर्ष पहले ये सारे महाद्वीप एक पिंड के रूप में थे जिन्हें पेंजिया कहा जाता है, और उसके चारों तरफ जो महासागर है वो चारों तरफ पानी पानी था जिसे पेंथालासा कहा जाता है। मगर आप आगे भी पढ़ेंगे कि यह जो पृथ्वी है ये प्लेटों पर टिकी हुई है। तो ये पृथ्वी जो 6 बड़े प्लेट और 22 छोटे प्लेटों पर टिकी हुई है, इन प्लेटों के आपस में एक दूसरे से दूर जाने के परिणाम स्वरूप इन
4.6 अरब वर्ष के बाद ये पृथ्वी का जो वर्तमान महाद्वीपीय स्वरूप है कि एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से दूर जा चुके हैं, ये उसी का परिणाम है। हम जब इन प्लेटों को पढ़ते हैं तो 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट के रूप में पढ़ा जाता है। महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेटों से भारी माना जाता है। इन प्लेटों की मोटाई 60 से 100 किलोमीटर के बीच मानी जाती है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से महासागरीय प्लेटें 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से गतिमान हैं तथा महाद्वीपीय प्लेटें 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से गतिमान हैं और इन दोनों की आपस में बढ़ने के परिणाम स्वरूप इनके बीच में यह स्थिति उत्पन्न होती चली जा रही है। मतलब महाद्वीप जब फैलते हैं तो उनके बीच में जब पानी आ जाता है वह पानी महासागर के रूप में पढ़ा जाता है। जैसे आज ये पढ़ा जा रहा है कि प्रशांत महासागर जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है वो सिकुड़ रहा है और अटलांटिक महासागर जिसे अंध महासागर भी कहा जाता है वो फैल रहा है। इसका मतलब कि दोनों तरफ के महाद्वीप अपने अपने गतिमान होने के नाते दूरी बढ़ाते जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि महासागरों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, एक का बढ़ रहा है और दूसरे का छोटा हो रहा है। हम एशिया महाद्वीप को जो पढ़ते हैं यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और जनसंख्या के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। इस महाद्वीप का पूरा विस्तार उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इस महाद्वीप का पूरा विस्तार उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक है, दक्षिण में हिंद महासागर है, इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में यूरोप का स्थलीय भूभाग है। यूरोप का स्थलीय भूभाग, यहाँ पर पश्चिम में यूरोप और एशिया आपस में आकर के स्थलीय रूप से मिले हुए हैं। ठीक, यहाँ पे आल्प्स पर्वत और आल्प्स नदी यूरोप को और एशिया को बांटने का कार्य करती है। एक देश है रूस जो यूरोप का देश है, उस देश का विस्तार एशिया में और यूरोप में दोनों में पाया जाता है। आल्प्स पर्वतमाला के पश्चिम का भूभाग जिसको यूरोपीय रूस कहा जाता है और आल्प्स पर्वत के पूर्व का भाग एशियाई रूस कहा जाता है। खास करके उसका एक बड़ा भाग साइबेरिया के रूप में जाना जाता है, जो अपने ठंडे क्षेत्र के लिए जाना जाता है, जो अपने प्राकृतिक संसाधन के लिए जाना जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में गैस और तेल कोयले के भंडार वहाँ पाए गए हैं और भारत सरकार की ONGC तथा रूस की संस्थाएं मिल करके वहाँ तेल निकालने का कार्य कर रही है। तो एशिया महाद्वीप जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आपने देख लिया। एशिया महाद्वीप के मैप को जब हम पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इस महाद्वीप से 3 रेखाएं गुजरती हैं। एक भूमध्य रेखा, दूसरी कर्क रेखा, तीसरी आर्कटिक वृत्त रेखा। ये तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती हैं। इस महाद्वीप का जो जलवायु है, जब हम इसके दक्षिण में जाते हैं तो गर्म पाते हैं और जैसे जैसे उत्तर में जाते हैं, खासकर साइबेरिया का क्षेत्र में, तो अत्यधिक ठंडा क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद हम अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को अंधकार का महाद्वीप भी
कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंधकार का महाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप में बहुत लंबे समय तक बहुत बड़ी संख्या में जो देश हैं वह यूरोपीय देशों के गुलाम थे, और जिसके नाते उन लोगों ने उनका कोई विकास नहीं किया बल्कि दोहन करने का काम किया, जिसका परिणाम है कि आज अफ्रीका के ज्यादा देश भूखमरी के कगार पे तथा अविकसित देश के रूप में जाने जाते हैं। आमतौर पर जब हम टीवी पर कोई प्रोग्राम देखते हैं और जब भूखमरी या कुपोषण के शिकार किसी बच्चे को दिखाना होता है तो अफ्रीका के किसी बच्चे को दिखा दिया जाता है, जिससे ये लोग समझ लेते हैं कि यह अकाल पीड़ी और भूखमरी गरीबी का प्रतीक माना जाता है। जातीय संघर्ष तथा अन्य चीजें अफ्रीका महाद्वीप को अपने आत्मनिर्भर होने से रोकती रही है। अफ्रीका महाद्वीप का मात्र 10% भाग ही कृषि योग्य है, जबकि एशिया महाद्वीप का 50% भाग कृषि क्षेत्र के लिए प्रयोग किए जाने लायक है, जिसमें सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र भारत का माना जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप जिसका उत्तर में भूमध्य सागर तक, दक्षिण में ये हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर का क्षेत्र मिलता है, पूर्व में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अंध महासागर का विस्तार पाया जाता है। इस महाद्वीप के कुछ देश जैसे दक्षिण अफ्रीका है, वह हीरे, सोने, अभ्रक इन चीजों के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। इस महाद्वीप से भी 3 रेखाएं जाती हुई दिखाई देती हैं: भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। इस देश का जो पठारी क्षेत्र है वह क्षेत्र इस देश को विकसित होने नहीं देता है। इस देश अफ्रीका महाद्वीप को मानव सभ्यता के जन्म का देश कहा जाता है। पूरी दुनिया में जो मानव का जन्म हुआ है उसका प्रारंभ अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट से माना जाता है। आज से लगभग 21 लाख साल पहले जब मानव की उत्पत्ति प्रारंभ हुई, प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो उसका प्रारंभ वहीं से प्रारंभ माना जाता है। आगे जब हम इसमें और गहराई में जाएंगे अपने अगले स्पीच में, तो हम एक महाद्वीप के बारे में और डिटेल बताएंगे कि उसका पर्वतीय क्षेत्र, उसका मरुस्थलीय क्षेत्र, उसका मैदानी क्षेत्र, ठीक है, उसकी और क्या क्या विशेषता और किस किस नाम से जाना जाता है, उन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इसका पूरा विस्तार उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पूरा विस्तार उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में पाया जाता है। इसके उत्तर में आर्कटिक का क्षेत्र है, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर जिसे अंध महासागर कहा जाता है, तथा वही इसके दक्षिण में भी विस्तार पाया जाता है, जहां अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर आकर के आपस में मिलते हैं। इसका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है वह थोड़ा समझने लायक है, क्योंकि कैरिबियाई सागर, मैक्सिको की खाड़ी, यह सारी चीजें उसमें हैं। यह उस क्षेत्र की गंभीरता को बताता है। वह क्षेत्र ऐसा है जहां चक्रवात, तूफान, मौलजल इस तरह की चीजें अक्सर गर्मी के समय में देखी जाती हैं। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। दूसरा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जिसमें 15 देश आते हैं। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करने का कार्य करती है। जिस प्रकार से सुएज नहर अफ्रीका को एशिया से अलग करती है, सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, उसी प्रकार से पनामा नहर
उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करने का कार्य करती है। ये दोनों नहरें कहने के लिए नहर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए, बड़े जहाजों के आवागमन के लिए ये महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन दोनों मार्गों के प्रयोग होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जहाजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लंबी दूरी नहीं तय करनी पड़ती, जिसमें संसाधन और समय दोनों बर्बाद होता था। अब कम दूरी तय करके हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि माल भाड़ा कम होने के नाते वस्तु की कीमत भी कम होती है तथा दुर्घटनाएं कम होती हैं। साथ ही साथ सुएज नहर पे मिस्र का अधिकार है, जिसका परिणाम ये होता है कि सुएज नहर से गुजरने वाले जहाजों से लिए जाने वाला चंदा या लिए जाने वाले पैसे से मिस्र की अर्थव्यवस्था में मदद मिलता है। मतलब मिस्र की अर्थव्यवस्था के लिए सुएज नहर पर एक अधिकार उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। उसी प्रकार से पनामा, जो एक छोटा सा देश है, उसकी अर्थव्यवस्था में पनामा नहर का बहुत बड़ा योगदान पाया जाता है। मतलब उस रास्ते से भी आने जाने वाले जो जहाज हैं वह उस देश को आने जाने की कीमत अदा करते हैं, जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और सारी चीजें बढ़ जाती हैं। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जब हम मिला के पढ़ते हैं तो इसे महा अमेरिका कहा जाता है, इसलिए कि जब हम रॉकी पर्वतमाला और एंडीज पर्वतमाला को पढ़ेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि इनका जन्म एक साथ हुआ था, जिसके नाते इन दोनों को एक महाद्वीप के रूप में भी कुछ किताबों में कुछ जगह पढ़ने को मिलता है, जिसे महा अमेरिका के नाम से जाना जाता है। इसको जब हम पढ़ेंगे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियाई देशों को जो अलग अलग नाम से हम पढ़ते हैं, तो उनमें कितने देश आते हैं, किसे उत्तरी अमेरिका कहा जाता है, किसे दक्षिणी अमेरिका कहा जाता है, किसे मध्य अमेरिका कहा जाता है और किसे लैटिन अमेरिका कहा जाता है, ये हम अलग अलग देशों को पढ़ेंगे। इन देशों को लैटिन अमेरिकी देश कहा जाता है। फिलहाल लैटिन अमेरिकी के बारे में बता दें। लैटिन अमेरिका उन देशों को कहा जाता है जिन देशों की खोज करने वाले लैटिन भाषा भाषी लोग थे। मतलब यूरोप से लैटिन भाषा भाषी बोलने वाले लोगों ने जिन देशों के समूह को खोजा या जिन देशों में गए या जिन देशों के साथ उनके संबंध थे, उन सारे देशों के समूह को लैटिन अमेरिकी देश कहा जाता है। तो अगला टॉपिक हम लोग एक उसको पढ़ेंगे, अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट है, ये पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुव में है। इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके 99% भाग पर 12 महीने बर्फ जमी रहती है। इसे अनुसंधान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के कुछ देश, जिनमें भारत भी एक है, अपना एक अनुसंधान केंद्र बना करके 1985 में एस.जेड. कासिम के नेतृत्व में पहली बार एक अंटार्कटिका अभियान भेजा गया था। उस साल से प्रत्येक वर्ष भारत सरकार एक अभियान दल अंटार्कटिका भेजती है, जो दिसंबर के महीने में जाता है और मार्च के महीने में चला आता है, क्योंकि यह वह समय रहता है जब अंटार्कटिका पर लगातार दिन होता है, सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, जिससे वहाँ पे 24 घंटे दिन होता है। और इस दिन का परिणाम ये होता है कि सोलर सिस्टम से उनके सारे रिसर्च सेंटर या जो लोग भी गए हुए हैं, उन लोगों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सोलर एनर्जी से होती है, जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उनको किसी अन्य माध्यम से प्रकाश पैदा करने की आवश्यकता नहीं होती है। वर्तमान में भारतीय नाम की
एक अनुसंधान केंद्र वहां कार्य कर रहा है। इसके पहले दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री नामक 2 अनुसंधान केंद्र बनाए जा चुके हैं, जो उन्होंने अपना क्षमता के अनुसार अपने टाइम पीरियड को पूरा अवेल किया, पूरा काम किया। अब वर्तमान में नया अनुसंधान केंद्र भारतीय कार्य कर रहा है। अनुसंधान केंद्र बार बार बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि वहाँ बहुत जबरदस्त बर्फबारी होती है, जिसका परिणाम ये होता है कि जब बर्फबारी का समय, ठंडक का समय उनके वहाँ जब आता है, उस वक्त इतनी बर्फबारी होती है कि वो अनुसंधान केंद्र दब जाते हैं, जिसके नाते जरूरी होता है कि एक ऐसा अनुसंधान हो जो मौसम से सुरक्षित रहे। इसके बाद हम यूरोप को पढ़ेंगे। यूरोप में 51 देश हैं। इस महाद्वीप का पूरा विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलता है। 5% हिस्सा इसका हमको जो है उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में देखने को नहीं मिलता है, नहीं तो सारा इसका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में मिलता है। यूरोप का पूर्वी हिस्सा और एशिया का पश्चिमी हिस्सा आपस में स्थल खंड से मिले हुए हैं। रूस और टर्की 2 ऐसे देश हैं जिनका यूरोप और एशिया दोनों में विस्तार पाया जाता है। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर है, काला सागर है। भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है तथा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का कार्य करता है। यूरोप के पश्चिम में अंध महासागर है और ये 3 तरफ से महासागरों, 2 तरफ से महासागर से और एक तरफ से सागर से तथा एक स्थल खंड से जुड़ा हुआ महाद्वीप है। अंतिम महाद्वीप इसको हम पढ़ते हैं ओशियानिया, जिसे आमतौर पर किताबों में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। इस महाद्वीप में 15 देश आते हैं। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है और इस पूरे महाद्वीप का विस्तार दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है। इस महाद्वीप के सभी देश अपने आप में द्वीपीय देश के रूप में जाने जाते हैं। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है और दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड आता है। यह एक ऐसा देश है जहां गर्मी में न्यू ईयर एवं क्रिश्चियनों का जो त्योहार होता है वह त्योहार मनाया, ईसा मसीह का जो जन्मदिन 25 दिसंबर को लोग मनाते हैं, वह 25 दिसंबर और 1 जनवरी का समय इस महाद्वीप में अत्यधिक गर्मी का होता है। काफी लंबे समय के बाद इस बार की गर्मी इतनी खतरनाक थी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में जंगलों में आग लगा और बहुत बड़ी संख्या में जीव नुकसान हो गया। जब बारिश शुरू हुई तब आग पर नियंत्रण पाया जा सका है। तो ये छोटा सा परिचय है। प्रशांत महासागर में ही इस पूरे महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है। ये छोटा सा परिचय है। अब हम आप लोगों को एक वीडियो में सिर्फ एक महाद्वीप के बारे में पढ़ाएंगे कि एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े माउंट, नदी, झील, सारी चीजों को जो महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए है, 1 लाइनर के रूप में हम आप लोगों को पढ़ाने का कार्य करेंगे।